आरब के कमरे से बाहर निकलते ही आरुषि ने रूही से नरमी से कहा, वो थोड़ा सा अड़ियल है, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। फिर उसने धीमी आवाज में जोड़ा, मुझे लग रहा है मिस्टर सिंघानिया इस वक्त काफी नाराज होंगे। लेकिन रूही का ध्यान आरुषि की बातों में नहीं था। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आरुषि ने उसका हाथ हल्के से थामते हुए पूछा, रूही तुम ठीक तो हो ना? रूही चौंकते हुए बोली, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरुषि ने गौर से उसे देखते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही खोई खोई लग रही हो। रूही ने अपने बालों को संभालते हुए हल्के से जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि विमान अपनी माँ की याद आती इतना भावुक क्यों हो जाता है। उसके शब्दों में विमान के लिए साफ चिंता झलक रही थी। ये महसूस करते ही आरुषि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने स्नेह से कहा, तुम्हें विमान की इतनी परवाह है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ये अक्सर अपनी माँ को याद करके टूट जाता है। ये सुनते ही रूही, मेरा मतलब है उसकी माँ तो इतने सालों से। रूही अपनी बात अधूरी छोड़ गई। आगे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। आरुषि उसकी भावनाएं समझ गई। उसने शांत स्वर में कहा, शुरुआत में आरब कुछ तरीकों से बेबान को संभाल लेता था, लेकिन कई बार ऐसा होता था जब कोई भी बात उस पर असर नहीं करती थी, तब वो इतना रो लेता था कि हमें दवा देनी पड़ती थी। आरुषि की बात सुनकर रूही का दिल भारी हो गया। उसे बेवान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। दबी हुई आवाज में उसने मुंह से बस इतना ही निकला, ओह। बातों बातों में दोनों गेट तक पहुंच चुकी थी। वहीं राजवीर गुस्से में उनके सामने खड़ा था। उसने आरुषि की तरफ देखते हुए तीखे लहजे में कहा, आप लोग हद से भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरी पत्नी को इस तरह यहाँ लाना, मुझे अंदर तक न आने देना, ये सब क्या तरीका है? राजवीर की अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रूही ने उसे बीच में टोकते हुए बेहद शांत स्वर में कहा, राजवीर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर चलकर आराम से बात करते हैं। रूही का यह संयम भरा व्यवहार देखकर राजवीर अचानक चुप हो गया। वह कुछ और कहता उससे पहले आरुषि ने तंज कसते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, ये घर रूही का ही है, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरुषि का इशारा साफ तौर पर रूही की तरफ था। राजवीर समझ गया। उसने बिना कुछ कहे रूही का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर वहां से चला गया। पूरे रास्ते रूही के जहन में आरब की कई बातें ही गूंजती रहीं। वह इतनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि ये कब घर पहुंच गए। राजवीर का मूड पहले से ही खराब था, इसलिए बिना कुछ कहे वह सीधे अपने कमरे में चला गया। ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ कार्तिक और मनीष ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट से निकलते ही उन्होंने एक होटल में रुकने की व्यवस्था की। लंबे सफर की थकान उतारने के लिए उन्होंने कुछ देर आराम किया। करीब 2 घंटे बाद खाना खाकर दोनों अपने मकसद की तरफ निकल पड़े। उनके पास रूही की एक पुरानी आईडी से जुड़ा पता था। जब वे वहां पहुंचे तो जगह पूरी तरह खाली मिली। इसके बाद उन्होंने आसपास के इलाकों में लोगों से रूही की तस्वीर दिखाकर पूछताछ शुरू कर दी। करीब आधे घंटे तक मनीष को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने धीमी नजर से पीछे देखा, फिर बिना आवाज किए कार्तिक को मैसेज भेजा, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। कार्तिक ने फोन पर नजर डाली। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अब कार्तिक के लिए अपना हुनर दिखाने का सही वक्त आ चुका था। उसने बड़ी समझदारी से मनीष से थोड़ा फासला बना लिया और पास ही एक दुकान के अंदर खड़ा होकर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। मन ही मन वह सोचने लगा, आखिर कौन है जो हम दोनों पर नजर रखे हुए हैं। तभी उसकी नजर एक 19-20 साल के लड़के पर पड़ी। वह लड़का काफी देर से एक ही जगह खड़ा था और उसकी निगाहें लगातार मनीष पर टिकी हुई थी। कार्तिक के होंठों पर हल्की सी हैरानी उभरी। उसने सोचा तो यही है, लेकिन ये तो उम्र में बहुत छोटा लग रहा है, ये हमें क्यों फॉलो कर रहा होगा। बिना समय गंवाए कार्तिक चुपचाप उसके पीछे पहुंचा। उसने बेहद हल्के से उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा। अचानक हुए इस स्पर्श से लड़का बुरी तरह घबरा गया। वह फौरन पलटा और सामने खड़े कार्तिक को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और यही से खेल शुरू होने वाला था। कार्तिक ने एक भौहें ऊपर उठाई और सख्त लिहाजे में सवाल दाग दिया, तुम कौन हो और हम दोनों पर नजर क्यों रखे हुए हो? उसी पल मनीष भी वहां पहुंच गया। अब दोनों आमने सामने खड़े थे और उसकी तेज निगाहें सीधे उस लड़के पर जमी हुई थी। अचानक खुद को घिरा हुआ पाकर लड़का हड़बड़ा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और होंठ कांपने लगे। हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर गई थी, जैसे अब कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। कार्तिक ने
लड़के को डराने वाले अंदाज में बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल दाग दिया। तुम इन्हें कब से जानते हो और कैसे? राजवीर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? और ये लड़की रूही कब और किस तरह उसकी जिंदगी में आई? मुझे एक एक बात जाननी है। और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता। कार्तिक की आवाज में ऐसा रौब था कि सामने खड़ा लड़का बुरी तरह घबरा गया। वह मुश्किल से 19 साल का था, सीधा साधा सा लड़का था जिसे ऐसी शक्ति की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने डर के मारे अपनी नजरें झुका ली। हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कांपती हुई आवाज में वह बोला, मेरा नाम समीर है। मेरे परिवार में सिर्फ मॉम डैड हैं और एक बड़ा भाई। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हवा में सन्नाटा गहरा हो गया। कार्तिक और मनीष समझ चुके थे, ये कहानी अभी बहुत आगे जाने वाली है। समीर कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर भारी होती हुई आवाज में उसने आगे कहना शुरू किया। मेरी एक बड़ी बहन थी, उसका नाम नायरा था। 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और उस हादसे के जिम्मेदार राजवीर थे। यह कहते कहते समीर की आंखें भर आईं। उसने टूटे हुए स्वर में आगे बताया, मेरी बहन और राजवीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही मेरी बहन अचानक उनकी जिंदगी से चली गई। उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। आंसू गालों से फिसलने लगे। समीर को इस हालत में देखकर कार्तिक और मनीष को भी उसके लिए बुरा लगा, लेकिन इस वक्त उनके लिए भावनाओं से ज्यादा जरूरी था सच। कार्तिक ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और गंभीर स्वर में पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन अब मुझे ये बताओ, राजवीर ने रूही को नायरा क्यों बनाया और तुम उससे कैसे जुड़े? यह सवाल सुनते ही राजवीर की सांसें और तेज हो गईं। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि अब जो खुलासा होने वाला है वो सब कुछ बदल सकता है। समीर ने थोड़ा संभलते हुए आगे बताया, करीब 2.5 साल पहले राजवीर जी हमारे घर आए थे। उन्होंने कहा कि वो रूही दीदी की पहचान को जिंदा रखना चाहते हैं। मॉम डैड उस वक्त दीदी की मौत के गहरे सदमे में थे। उन्होंने राजवीर की बात इसलिए मान ली क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी का वजूद दुनिया में बना रहे। समीर की बात भर्रा गई। उसने आगे कहा, वो लड़की हमारी जिंदगी का हिस्सा कब बन गई हमें खुद भी पता नहीं चला। समीर की ये बातें सुनकर कार्तिक पूरी तरह स्तंभ रह गया। उसके दिमाग में जैसे एक साथ कई कड़ियां जुड़ने लगी। मन ही मन उसने सोचा, कितना शातिर है ये राजवीर। उसने रूही की डॉक्टर वाली पहचान तक मिटा दी ताकि आरब कभी उसे ढूंढ ही ना पाए। कार्तिक ने खुद को संभालते हुए फिर सवाल किया, ठीक है, ये तो समझ आ गया कि रूही के असली माता पिता कौन है, लेकिन ये बताओ, वो लड़की तुम्हें मिली कहाँ से? समीर ने सिर झुका लिया, धीमे स्वर में बोला, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। शायद राजवीर जी के अलावा कोई नहीं जानता। मॉम डैड ने कई बार उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। ये सुनते ही माहौल और भारी हो गया। कार्तिक और मनीष समझ चुके थे, इस कहानी में अब भी कई राज हैं जो सामने आना बाकी हैं, और हर राज किसी की जिंदगी पलट सकता है। कार्तिक को अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे सच भी थे जो सिर्फ राजवीर ही जानता था। कुछ पल सोचने के बाद कार्तिक ने कहा कि मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ। समीर ने हल्की सी झिझक के साथ जवाब दिया, मेरे मॉम डैड अभी शहर से बाहर गए हुए हैं और मेरा भाई काम के सिलसिले में इंडिया गया है। यह सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलकने लगी। उसने तीखे लिहाजे में कहा, ठीक है, तो फिर हमें अपना घर दिखाओ। फिर एक पल रुक कर व्यंग भरे अंदाज में जोड़ दिया, या वो भी कहीं गायब हो गया है? कार्तिक के इस सवाल ने समीर को और असहज कर दिया। कार्तिक की आवाज में साफ आदेश था, इसलिए समीर चाहकर भी मना नहीं कर पाया। वह वह दोनों को अपने घर ले आया, उसी घर में जहां रूही अब नायरा बनकर रह रही थी। यह जगह रूही की पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। ना कोई पहचान, ना कोई निशानी। एक नई दिनचर्या, एक नई सोच और एक नया नाम।
कार्तिक ने पूरे घर को बहुत ध्यान से देखा, हर छोटी बड़ी चीज को समझने की कोशिश की। कमरे, तस्वीरें, माहौल सब कुछ। काफी देर बाद जब सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगीं, तो कार्तिक ने एक बेहद जरूरी बात आरब तक पहुंचा दी। सब कुछ सुनने के बाद कार्तिक ने राहत की सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ से उसकी जान छूट गई हो। लेकिन दूसरी तरफ आरब पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह अपनी कुर्सी से अचानक खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दर्द तीनों साफ दिख रहे थे। बिना कुछ कहे वह तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया, क्योंकि अब जो सच सामने आया था वो सिर्फ एक राज नहीं था, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाला था। कार्तिक ने समीर पर दबाव बनाते हुए कड़क आवाज में कहा, घुमा फिराकर बात मत करो, सीधे सच बताओ। तुम इन्हें कब और कैसे जानते हो? राजवीर से तुम्हारा क्या रिश्ता है?